चलिए वे करते हैं स्टार्ट क्लास को। कक्षा 12 सीबीएसई एंड अदर बोर्ड के लिए एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का ये आखिरी चैप्टर है। भाग 2 देख रहे हैं हम लोग। इससे पहले भाग 1 की मैं कंप्लीट आपकी क्लासेस में कंप्लीट करा चुका हूँ। तो कक्षा 12 की जो एनसीईआरटी की बुक है आपकी पॉलिटिकल साइंस की 12th की, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये अंतिम चैप्टर है, भारतीय राजनीति, बदलाव और गठबंधन का युग। इसमें हमको देखना है तो 1990 से लेकर और वर्तमान समय तक की जो राजनीति रही थी उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर हम इसमें देख रहे हैं जो पार्ट 2 है आपका पॉलिटिकल साइंस का 12th की क्लास में, ये दिया गया आपका आज़ादी के बाद का भारत, यानी कि आज़ादी के बाद की जो घटनाएं हैं सारी भारत की, वे सब इसमें दी गई। तो आज की जो क्लास रहेगी उसमें 1990 से लेकर और वर्तमान यानी कि 2025 तक का 2026 तक की घटनाएं इसमें हम देखने वाले हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए इसमें अगर हम बात करें, एक तो 1990 के दशक रहेगा जिसमें सबसे बड़ा बदलाव हुआ उस समय का। अगर देखा जाए उदारीकरण को इसी समय अपनाया गया था, मंडल आयोग की अगर बात करें तो इसी समय आया, और कांग्रेस प्रणाली का अंत हुआ था इस समय, और गठबंधन का युग इस समय देखने को मिलता है। तो बहुत सारे दलों से मिलकर जो है सरकार का गठन किया गया इस समय, गठबंधन का युग इस समय देखने को मिलेगा। इसके बाद मंडल आयोग, ओबीसी को आरक्षण जो दिया गया वो इसी समय दिया गया। इसके अलावा अगर बात करें, अयोध्या विवाद भी इसी समय हुआ था, बाबरी मस्जिद को गिराया गया था और सांप्रदायिकता के नाम पर दंगे हुए थे आपके, बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था। इसके अलावा शाहबानो केस भी इसी समय आपको देखने को मिलेगा, शाहबानो केस की घटना भी इसी समय की देखने को मिलेगी आपको। उसके बाद फिर क्या हुआ कि नई आर्थिक नीति यानी कि उदारीकरण को भी इसी समय अपनाया गया था, और राजनीतिक भागीदारी यानी कि ओबीसी वर्ग का इसमें क्या हुआ, इस समय प्रभाव थोड़ा सा देखने को मिलता है। तो ये सारी घटनाएं देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद यूपीए बनाम एनडीए के तौर पर दो, एक तरह से देखा जाए तो दो तरह के गुट हमको देखने को यहाँ पर मिलते हैं भारत में। कौन कौन से रहेंगे, एनडीए में रहेगा आपका लीडर कौन रहेगा, कांग्रेस रहेगा, और एनडीए सॉरी यूपीए में लीडर जो रहेगा वो कौन रहेगा, तो कांग्रेस रहेगी। और एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए में लीडर बनेगी कौन, बीजेपी और उसके गठबंधन। तो इसमें सबसे पहले अटल बिहारी के द्वारा शासन किया गया, फिर अब देख ही रहे हैं आप 2014 से लेकर 2000 अभी फिलहाल आपका 26 चल रहा है, तो 2026 तक मोदी का काल चल रहा है और 29 तक ये रहेगा। उसके बाद देखते हैं फिर दोबारा से आता है या नहीं। तो गठबंधन या और कालखंड की अगर मैं बात करूं इसमें, तो संयुक्त प्रगतिशील महागठबंधन जिसको यूपीए कहा जाता है, इसने 2 शासन किए 2004 से लेकर 2014 तक। तो इसमें कांग्रेस के प्रधानमंत्री जो रहे मनमोहन सिंह थे इस समय। इसके बाद अगर बात करें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसको एनडीए कहा जाता है, इसके भी आपका 1998 में इसने काल किया, 1998 से लेकर 2004 तक। उसके बाद फिर दोबारा अगर बात करें इसमें, अगर इस समय बात करें, बीजेपी की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। अब अगर हम बात करें तो अब आपका तीसरा और चौथा सेशन चल रहा है आपका एनडीए का, जिसको 2014 से लेकर वर्तमान तक माना जाएगा। तो इसमें बीजेपी के कौन, नरेंद्र मोदी के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है। विकास और सुशासन की राजनीति भी हमको इसमें देखनी है, भाई किस तरह से भारत का विकास हो रहा है। देखो मेट्रो या उद्योगों का जो विकास हो रहा है उन सबको देखना है, और सुशासन यानी कि भारत का सुशासन कैसे कहा गया 2014 के बाद। अगर हम बात करें 2014 के बाद सब चीजें ज्यादातर क्या हुआ कि ऑनलाइन चीजें कर दी गई। तो इसको विस्तार से हमें देखना है इस चैप्टर में, ये सारे टॉपिक हमको पढ़ने हैं। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट गोल्ड के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें भाई। चलिए, भारतीय राजनीति एक नया दौर था जो 1990 से लेकर वर्तमान समय तक देखने को मिलता है। बदलाव क्या हुआ इसमें, गठबंधन और विकास की महागाथा इसमें चुनी गई। यह प्रस्तुति पिछले 3 दशकों में भारतीय लोकतंत्र में आए रचनात्मक बदलावों का विश्लेषण करती है। हम कांग्रेस प्रणाली के अंत से लेकर गठबंधन युग और वर्तमान विकास और सुशासन तक की यात्रा इसमें करने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए जी, तो चैप्टर नंबर 8 है, नाम है भारतीय राजनीति नए बदलाव के नाम से ये चैप्टर है आपका, और भाग 2 का है पॉलिटिकल साइंस। तो भारतीय राजनीति में पिछले 2 दशक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं परिवर्तनशील रहे हैं। इन दशकों में अनेक कारकों ने मिलकर राजनीति को एक नई दिशा और परिवर्तन इसमें किया है। जैसे आप देख ही रहे हैं कि 1998 से लेकर 2004 तक बीजेपी की सरकार रहेगी, फिर 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार रहेगी यूपीए के नाम से जिसको जाना गया, और 2014 से लेकर अभी 2029 तक जो रहने वाली है सरकार वो रहेगी आपकी एनडीए की, यानी कि बीजेपी की सरकार इसमें रहने वाली है। तो गठबंधन की राजनीति के
उद्भव के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्वरूप में परिवर्तन, राम जन्मभूमि आंदोलन और बाबरी मस्जिद विवाद तथा नीतिगत मामलों पर बनी सर्वसहमति के प्रभाव के साथ ही यूपीए 1 और सेकंड तथा एनडीए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ विकास व सुशासन के मुद्दों का वर्णन इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले 1990 का दशक देखेंगे, जिसमें 5 बड़े बदलाव हुए। कौन कौन से बड़े बदलाव हुए थे भाई इसमें? तो एक तो सबसे बड़ा बदलाव माना गया इस समय कि भाई कांग्रेस प्रणाली का अंत हुआ। 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और एक पार्टी का प्रभुत्व भारत में खत्म हो गया। यानी कि इस समय क्या हुआ कि जो एक दल का प्रभुत्व चला आ रहा था लंबे समय से, यानी कि 1952 के चुनाव से ही कांग्रेस का प्रभाव चला आ रहा था, तो वो आपका एक तरह से उसका अंत हुआ है। तो कांग्रेस प्रणाली का इसमें अंत देखने को मिलता है। दूसरा क्या हुआ फिर इस समय? मंडल मुद्दा, मंडल आयोग आया। राजनीति में ओबीसी वर्ग का उदय हुआ और उनको आरक्षण का मुद्दा उन लोगों ने उठाया और आरक्षण दिया भी गया। तीसरा फिर आर्थिक नीति, इनके 1991 में उदारीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की गई। इसके बाद अयोध्या विवाद, बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया और धर्मनिरपेक्षता पर बहस छिड़ी। इसकी जो है बाद में क्या हुआ फिर आपका, इसमें राम मंदिर का निर्माण किया गया। इस सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। और फिर नेतृत्व में परिवर्तन, सबसे पहले राजीव गांधी आए थे, उनकी हत्या की गई। फिर कांग्रेस में बदलाव हुआ। कांग्रेस के जो है गांधी परिवार के अलावा और अन्य व्यक्ति भी कांग्रेस के उम्मीदवार या कांग्रेस के नेता या लीडर के रूप में चुने जाने लगे। जैसे कि आप देखेंगे आगे मनमोहन सिंह हैं, पीवी नरसिम्हा राव थे, तो इस तरह के ये प्रधानमंत्री देखने को मिलते हैं। तो एक युग का अंत हुआ, यानी कि कांग्रेस प्रणाली का अंत कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये बात है 1989 की। 1989 में क्या हुआ कि 1989 में आपका चुनाव हुआ था। उसमें आपका क्या होगा, कांग्रेस की हार हुई। कांग्रेस कुल कितने पर रह गई थी? 197 सीटों पर रह गई थी। 1984 में भारी बहुमत पाने वाली कांग्रेस 1989 में बहुमत से दूर रह गई। यह सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, बल्कि कांग्रेस प्रणाली का अंत भी था। जो 1984 का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 415 सीटें प्राप्त हुई थी। लेकिन 1989 में क्या हुआ, गिरकर 197 सीटों पर आपकी कौन आ गई? कांग्रेस आ गई। भारतीय राजनीति एक दलीय प्रभुत्व से बहुदलीय व्यवस्था की ओर बढ़ने लगी, यानी कि गठबंधन की सरकार शुरू हुई। विपक्ष ने महसूस किया कि वोट बंटने से रोकने के लिए गठबंधन जरूरी है। इसी समझ ने 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा, नेशनल फ्रंट की सरकार को जन्म दिया। तो नेशनल राष्ट्रीय मोर्चा की जो सरकार बनी 1989 में देखने को मिलती है पहली बार। चलिए जी विस्तार से पढ़ लेते हैं इसको। भारतीय राजनीति में बदलाव, 1990 का दशक की हम बात करेंगे। भारतीय राजनीति में बदलाव का समय के अनुसार होते रहे हैं। 1990 के दशक में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1984 के लोकसभा चुनाव में या आम चुनाव में, जिसमें राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई। और 1980 के दशक के अंत में भारतीय राजनीति में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जिनका आगे राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वे कौन कौन से प्रभाव पड़े, कौन कौन सी घटनाएं थी, उनके बारे में देख लेते हैं। तो कांग्रेस प्रणाली का अंत हुआ सबसे पहले तो वर्ष 1984 में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को 415 सीटें प्राप्त हुई थी। लेकिन जब 89 का चुनाव हुआ लोकसभा वाला, तो उसमें कुल 197 सीटों पर, यानी कि आधे से भी कम सीटें प्राप्त हुई कांग्रेस को। अब इसका क्या कारण था उसके बारे में बात करेंगे। वर्ष 1989 में कांग्रेस की हार के साथ ही भारतीय राजनीति में कांग्रेस प्रणाली का अंत हो गया या उसको समाप्त हो गई। वर्ष 1989 के बाद गैर कांग्रेसी शासन का अस्तित्व भी अधिक दिनों तक नहीं रह सका। यानी कि 1991 में मध्यावधि में फिर से चुनाव हुए। देखो 1989 में क्या हुआ कि विपक्ष ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन वो अधिक लंबे समय तक नहीं चली। चंद्रशेखर उस समय प्रधानमंत्री बने थे, तो लंबी सरकार वो नहीं चली। उसके बाद क्या हुआ कि 1991 में फिर से मध्यवर्ती यानी कि बीच में ही चुनाव कराने पड़े। इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को पुनः बहुमत प्राप्त हुआ, यानी कि फिर से बहुमत प्राप्त हो गया। और 1989 के पश्चात भी भारतीय राजनीति में कांग्रेस का वर्चस्व रहा, परंतु दलीय प्रणाली के अंदर प्रमुखता के स्वरूप में परिवर्तन हो गया। यानी कि कांग्रेस वैसे सबसे बड़ी पार्टी रही, लेकिन गठबंधन के माध्यम से इसके द्वारा सरकार का गठन किया जाता रहा। कांग्रेस के पतन की बात कर लेते हैं। 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में भारतीय राजनीति में दलीय व्यवस्था द्वारा कांग्रेस के एक छत्र शासन को चुनौती दी गई थी। पहली बार कब? 1960 में। परंतु इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारतीय राजनीति पर पुनः अपना वर्चस्व स्थापित किया और 1990 के दशक में कांग्रेस की हार के पश्चात दलीय व्यवस्था में इसका प्रभुत्व समाप्त हो गया। यानी कि
सबसे बड़ा दल बना रहा, लेकिन ऐसा नहीं कि अकेली ही सरकार बना सकती थी। इसके साथ ही बहुदलीय शासन प्रणाली का युग प्रारंभ हो गया, यानी कि बहुत सारे दलों के द्वारा मिलकर सरकार का गठन किया जाने लगा। इस दौर में नई नई पार्टियों का उदय हुआ, जिनका प्रभाव यह हुआ कि किसी भी बड़ी पार्टी को अधिक सीटें चुनाव में नहीं मिल पाई। 1989 से 2014 तक के लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। सबने गठबंधन की सरकार बनाई, लेकिन 2014 में बीजेपी सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, लेकिन उसने फिर भी अपने गठबंधन को बनाए रखा, क्योंकि उसको पता था और आगे जरूरत पड़ेगी। तो 2019 में भी उनको जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन 2024 में फिर से, क्योंकि यहाँ पर 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केवल कितनी सीटें प्राप्त हुई? 240, और सरकार बनाने के लिए चाहिए कितनी? 71, 71, 271। तो इसलिए गठबंधन की जरूरत पड़ी। इस बदलाव के साथ केंद्र में गठबंधन की सरकारों का उदय हुआ, जिसमें क्षेत्रीय दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि जो छोटे छोटे दल थे उनकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। गठबंधन सरकारों के बनाने के बाद भी विभिन्न समूहों के कांग्रेस से अलग होने एवं कांग्रेस के अंदरूनी विवादों के कारण कांग्रेस कमजोर होकर अपने पतन की ओर उन्मुख हुई, यानी कि कुल मिलाकर जो कांग्रेस के अंदर ही दल थे, गठबंधन के दल थे, वे हमेशा कांग्रेस का पतन करते रहे। यद्यपि वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को पुनः बहुमत प्राप्त हुआ, लेकिन 2024 के चुनाव में वे भी जो है, उनको भी फिर से बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। कुछ छोटे छोटे दल बने थे इस समय, उनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। काशीराम और बहुजन राजनीति का उत्थान। 1984 की बात है। 1984 में एक पार्टी बनी जिसका नाम बीएसपी, जिसे बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम से जाना जाता है। इसका चुनाव चिन्ह की अगर बात करें तो हाथी इसका चुनाव चिन्ह है। वर्तमान में मायावती इसकी लीडर हैं। तो काशीराम के बारे में बात कर लेते हैं। इसके तो इन्होंने मुद्दा क्या उठाया? इन्होंने मुद्दा उठाया दलितों का। दलित शोषित समाज के लिए संघर्ष समिति का गठन किया। इसके अलावा कर्मचारी संगठन बनाया इन्होंने। वे दलित राजनीति के प्रमुख राजनीतिकार थे। कौन? आपके काशीराम जी। और उनका मानना था कि बहुजन समाज यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी तथा अल्पसंख्यक ही देश के वास्तविक शासक हैं, क्योंकि इनकी संख्या अगर बात करें, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को अगर मिलाया जाए तो टोटल अगर बात करें संख्या इनकी तो 80% प्लस हो जाएगी पूरे भारत में कुल आबादी का। और अगर बात करें जनरल की तो जनरल मुश्किल से आपका 20% के आसपास ही रह जाता है। फिर अगर इन तीनों को निकाल दिया जाए, ओबीसी को निकालते हैं, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों को इसमें से निकाल दिया जाए, तो कुल मिलाकर जो है ये टोटल आबादी का भारत की 80% के आसपास जो है, लगभग 70 से 80 के बीच इनकी आबादी देखने को मिलेगी आपको। इसके अलावा इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पर पड़ा? तो पंजाब के क्षेत्र में, हरियाणा के क्षेत्र में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में दलित मतदाताओं को एक बहुमत राजनीतिक ताकत में बदल दिया इन्होंने। और उन्होंने यह सिद्ध किया कि दलित वोट बैंक अब किसी एक पार्टी यानी कि कांग्रेस की जागीर नहीं है। तो दलित पार्टी कहां पर चली गई? बीएसपी पर। 1984 के बाद तो विस्तार से बात करेंगे इनके बारे में। 1934 में इनका जन्म हुआ था। 2006 में इनका देहांत हुआ। ये बहुजन समाज के सशक्तिकरण के प्रतिपादक और बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के लिए इन्होंने केंद्र सरकार की नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया था, और ये राजनीतिक सत्ता को सामाजिक समानता का आधार मानते थे। इन्हें उत्तरी भारत के राज्यों में दलित राजनीति के संगठनकर्ता के रूप में भी जाना जाता है, काशीराम जी को। ये कुशल रणनीतिकार थे। यह बमसेफ और डीएम-4 तथा बसपा 1984 के संस्थापक माने जाते हैं। ये कुछ संगठन इन्होंने स्थापित किए थे। अब बात करेंगे सामाजिक न्याय और मंडल आयोग के उदय की। तो मंडल आयोग जो है, ये आपका अगर बात करें मंडल आयोग, तो यही था आपका ओबीसी को आरक्षण देने वाला आयोग। इसी आयोग के द्वारा ओबीसी को आरक्षण दिया गया। कितना भाई? 27%, 27% आरक्षण जो है ओबीसी को वर्तमान में प्राप्त है। और इसकी सिफारिश किसने की थी? मंडल आयोग के द्वारा ही की गई थी। तो मंडल आयोग की बात करेंगे। इसका जो गठन हुआ 1979 में हुआ था। जनता पार्टी के द्वारा इसका गठन किया गया था 1978 में, यानी कि 1978 में इसका गठन किया गया। किसके द्वारा? जनता पार्टी के द्वारा। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो थे इस समय देश के प्रधानमंत्री थे। ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है कभी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। अध्यक्ष कौन थे इसके भाई? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल के नाम से इनको जाना जाता है। तो इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम मंडल आयोग पड़ा था। उद्देश्य क्या था? सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि ओबीसी की पहचान करना और उनकी भलाई के लिए उपाय सुझाना या उनका सुझाव देना।
कि भाई जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ा हुआ जो वर्ग है सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से, यानी कि शिक्षा के रूप में, तो उनको उनका उद्धार कैसे किया जाए, तो उसी की इन्होंने सिफारिश की और उनकी पहचान करनी, भाई कौन पिछड़े होंगे। इसके अलावा सिफारिश क्या की इसने सिफारिश की भाई सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण रखा जाए। आयोग ने माना कि ओबीसी की आबादी देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैंने बताया ना आपको कि देश में कुल सबसे बड़ा हिस्सा अगर बात करो, मान लो कि 100% आबादी है, तो उसमें से लगभग तुम्हारा 65 से 70% आबादी किसकी है, ओबीसी की मिलेगी आपको देखने को। इसके अलावा ओबीसी है क्या, तो यह है अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी अदर बैकवर्ड क्लास है, जो अनुसूचित जाति जनजाति से अलग माना जाता है लेकिन शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो उसी को ओबीसी वर्ग में शामिल किया गया है। तो मंडल आयोग याद रखना है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे। 1978 में इसका गठन हुआ जनता पार्टी की सरकार में, और मोरारजी देसाई इस समय प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा मंडल आयोग की और अगर बात करें तो इसमें एक तरह से क्या हुआ कि इसने राजनीतिक भूचाल ला दिया मंडल आयोग की सिफारिश के बाद। अगस्त 1990 में वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की। जो वीपी सिंह आपके प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने मंडल आयोग की जो सिफारिश आई थी तो उसको अगस्त 1990 में लागू करने की घोषणा कर दी। अभी केवल घोषणा की गई थी। देश भर में इसका क्या हुआ, व्यापक विरोध और प्रदर्शन हुए। इसे मंडल मुद्दा कहा गया। इसने आरक्षण समर्थकों और विरोधियों के बीच समाज को बांट दिया, यानी कि कुछ लोग ऐसे थे जो आरक्षण के समर्थक थे और कुछ आरक्षण के विरोध में थे, तो दोनों आपस में क्या हुआ, एक दूसरे का विरोध करने लगे। इस निर्णय ने भारतीय राजनीति का स्वरूप बदल दिया। रोजगार और शिक्षा के मुद्दों पर पिछड़े वर्गों की राजनीतिक जागरूकता और संगठन मजबूत हुआ, यानी कुल मिलाकर जो है ओबीसी वर्ग इस समय क्या हुआ, मजबूत होने लगा, राजनीति की तरफ मुड़ने लगा। तो मंडल आयोग लागू करने के क्या परिणाम हुए, क्या क्या घटनाएं हुई, उनके बारे में देख लेते हैं। मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने के पश्चात, ये मंडल है भाई, बाल इसमें लिखा हुआ है, मंडल आयोग है यहाँ पर। ये मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू होने के पश्चात क्या क्या कंडीशन बनी देश में, वो देख लेते हैं। उत्तरी भारत में सिफारिशों के लागू होने के पश्चात हिंसक विरोध दृष्टिकोण हुए, यानी कि जो उत्तर भारत का क्षेत्र था, यहाँ पर जो जर्नल वाले लोग थे, जर्नल के जो कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, लोग थे, समर्थक थे, उन्होंने क्या करा, हिंसा करनी शुरू कर दी, तो तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ, इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता के नाम पर एक एडवोकेट थी, इंदिरा साहनी, तो इंदिरा साहनी केस के नाम से जाना जाता है। इंदिरा साहनी ने इस आरक्षण को चुनौती दी कि भाई ये आरक्षण जो है संविधान के अनुसार नहीं है। वर्ष 1992 में इंदिरा साहनी केस के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के फैसले को उचित बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए, तो इंदिरा साहनी केस में ऐसा बताया गया। कब, 1992 में। अनेक राजनीतिक दलों ने अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय को लामबंद किया और इसकी शासन व्यवस्था में समुचित प्रतिनिधित्व की मांग की। यानी कि जो है कुछ राजनीतिक दल ऐसे थे जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया और बहुत बड़े स्तर पर उठाया अपने राजनीतिक लाभ के लिए, और कहा भाई कि जो है इसको लागू करना चाहिए या इसको लागू करना जरूरी है। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों ने इसे लागू करने के तरीके में मतभेद थे, यानी कि कुल मिलाकर इसको लागू करने में भी राजनीतिक दलों के बीच विवाद था। इस प्रकार पिछड़ा वर्ग की राजनीति को अवसर मिला तथा यह समुदाय अपनी पहचान को लेकर जागरूक हुआ। इस दौरान कई पार्टियां बनी जिन्होंने रोजगार और शिक्षा में पिछड़े वर्ग को अवसर देने की मांग को इतना ही नहीं, सत्ता में भागीदार बनाकर लोकतंत्र को मजबूत करने की भी मांग की। हालांकि 1980 के दशक में ही जनता दल ने इस समुदाय के राजनीतिक दलों को एकजुट करने का प्रयास किया था, लेकिन वो उस समय कर नहीं पाई। जो इसको प्रमुख रूप से एकजुट जो हुए ये तो 1990 के आसपास हुए, आपको 1990 के दशक में देखने को मिलते हैं। तो बात करेंगे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की, जो जिनका जन्म 1918 में हुआ और 1982 में इनका देहांत हो गया था। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल वर्ष 1967 से 70 और 1977 से 79 में बिहार के सांसद चुने गए थे। तो ये आपके बिहार के सांसद रहे हैं। कब तक, 1967 से 70 और 77 से 79, 2 बार ये बिहार से सांसद रहे हैं। इन्होंने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की। इस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। ये बिहार के समाजवादी नेता थे और 1968 में 1.5 माह
तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर भी रहे थे। तो 1.5 महीने तक ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे 1968 में। ये वर्ष 1977 में जनता पार्टी में शामिल हुए। तो ये था भाई आपका बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के बारे में। अब देखते हैं हम आपका धर्म, पहचान और राजनीति यानी कि सांप्रदायिकता के बारे में क्या क्या घटनाएं हुई थी इस समय की, वो भी देखेंगे। एक केस आया भाई आपका शाहबानो केस, कब? 1985 में। इसके बारे में बात करेंगे आगे विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें फैसला दिया गया था, सरकार द्वारा कानून में बदलाव किया जाए भाई, और जो है महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर कुछ कानून बनाने के अधिकार दिए गए थे, इनके 3 जो है तलाक को लेकर। इसके बाद अयोध्या विवाद, फैजाबाद कोर्ट द्वारा बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया गया। बाद में बीजेपी ने यहाँ पर रथ यात्रा निकाली और 6 दिसंबर 1992 को ये हिंसा हुई। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को ही बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था, जिसके कारण उत्तर भारत के क्षेत्र में दंगे हुए थे। इन घटनाओं ने भाजपा के हिंदुत्व की राजनीति को केंद्र में ला दिया और भारत में धर्म निरपेक्षता की परिभाषा पर तीखी बहस छिड़ गई। तो इस समय जो है बीजेपी ने इसका सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था, और बीजेपी के द्वारा ही बाद में 2014 में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है, राम मंदिर का। तो सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की बात करेंगे। सांप्रदायिकता कहा जाता है जब धर्म के नाम पर अलग अलग झगड़े हों या आपका किसी मुद्दे को उठाया जाए तो उसी को आपका सांप्रदायिकता कहा जाता है। यानी कि जब धर्म के नाम पर अलग अलग चीजों की मांग की जाने लगे तो उसी को सांप्रदायिकता कह सकते हैं। धर्म निरपेक्षता किसे कहेंगे? जब किसी भी धर्म को बढ़ावा न दिया जाए या किसी भी धर्म को जो है विशेष सुरक्षा प्रदान न की जाए तो उसे धर्म निरपेक्षता कहा जाएगा। लोकतंत्र की बात करें तो ऐसा देश, ऐसा शासन, ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा चुनी जाती हो उसको लोकतंत्र कहा जाएगा। 1980 से 90 के राजनीतिक बदलाव के दशकों में ही सांप्रदायिकता, धर्म निरपेक्षता, लोकतंत्र आदि से संबंधित मुद्दे, विवाद इत्यादि सामने आए, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं, उनको देखेंगे। परिवर्तन के इन 2 दशकों में ही धार्मिक पहचान के मुद्दे उभर कर सामने आए, जिससे धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति ने अपना प्रखर रूप धारण कर लिया तथा धर्म आधारित राजनीति ने धर्म निरपेक्षता एवं लोकतंत्र संबंधित वाद विवाद को बहुत तेज कर दिया। आपातकाल के बाद भारतीय जनसंघ यानी कि जनता पार्टी में शामिल हो गया। जो भारतीय जनसंघ था 1950 में जिसका गठन हुआ, वो कहां पर शामिल हो गया? भारत जो है जनता दल में शामिल हो गया। आपातकाल के बाद जनता पार्टी के पतन के पश्चात वर्ष 1980 में इसी से बीजेपी बनी, यानी कि जनसंघ ही बीजेपी के नाम से बाद में बना। इसने गांधीवादी समाजवाद की विचारधारा को अपनाया, हालांकि इसे सफलता नहीं मिली। तो शुरुआत में जब इन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों को अपनाया तो इनको सफलता प्राप्त नहीं हुई 1980 के दशक में। लेकिन बाद में क्या करा इन लोगों ने? फिर धर्म का मुद्दा उठा दिया। तो धर्म को लेकर जो है इन्होंने धर्म की राजनीति करनी शुरू की। तो 1980 से 1984 में आम चुनावों में पराजय के बाद वर्ष 1986 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू राष्ट्रवादी तत्वों और हिंदुत्व की राजनीति द्वारा हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास किया, यानी कि धर्म के नाम पर अब इन्होंने राजनीति करनी शुरू कर दी। कब? 1986 के बाद। जब 1986 तक इनको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई तो 1986 के चुनाव में इन लोगों ने क्या करा? हिंदुत्व का मुद्दा उठाया। इसे सांप्रदायिक राजनीति के उदाहरण के रूप में भी देखा जा सकता है। हिंदुत्व शब्द वी.डी. सावरकर ने दिया था और उन्होंने इसे भारतीय राष्ट्र की नींव कहा था। उनके अनुसार भारत राष्ट्र का नागरिक वही हो सकता है जो भारत भूमि को न केवल पितृभूमि बल्कि पुण्य भूमि भी स्वीकार करता हो, ऐसा वी.डी. सावरकर के कथन थे। उन्होंने ही सबसे पहले हिंदुत्व का नारा दिया था। हिंदुत्व राष्ट्रवादी समर्थकों का तर्क था कि हिंदू संस्कृति ही मजबूत भारत राष्ट्र की बुनियाद बन सकती है, ऐसा उनका विचार था, या कुछ हिंदूवादी राष्ट्रवादी जो समर्थक थे उनका ऐसा कहना था। इसमें अगर आप कभी नाम लिखना चाहो तो वी.डी. सावरकर आ जाएंगे। इसके अलावा आपके अगर मैं बात करूं श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, इसके अलावा अगर और बात करोगे आप तो इसमें बीजेपी के जो है ज़्यादातर नेता शामिल रहेंगे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, इसके अलावा मोदी भी हैं उसमें, योगी जी भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें उससे पहले की अगर हम बात करें तो मदन मोहन मालवीय भी आपके हिंदूवाद की बात करते थे ज़्यादा। तो 1986 में घटित हुई शाहबानो विवाद और अयोध्या विवाद ने भाजपा को राजनीतिक रूप से हिंदूवादी पार्टी के रूप में महत्वपूर्ण सिद्ध कर दिया। यानी कुल मिलाकर जो है 1986 में जो घटना घटित हुई शाहबानो विवाद की और उसके बाद अयोध्या विवाद की, तो उसके कारण ही बीजेपी जो है हिंदुत्ववादी हो गई।
अब सबसे पहले साहबानो केस देख लेते हैं भाई, क्या था साहबानो केस। तो बात है, यह विवाद एक 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला साहबानो का था, जिसमें उसने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता के लिए न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया, यानी कि उसके जो पति थे पिछले, तो उनसे इन्होंने क्या करा, गुजारा भत्ता भरण पोषण की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने साहबानों को उनके पूर्व पति से गुजारा भत्ता दिए जाने के पक्ष में फैसला दिया, यानी कि कुल मिलाकर साहबानों के पक्ष में ये मुकदमा आया था। किंतु केंद्र सरकार ने मुस्लिम नेताओं की मांग पर तलाक संबंधित मुस्लिम महिला अधिनियम 1987 पास करके सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को कैंसिल कर दिया। तो सरकार के द्वारा जो है 1986 में, यानी कि उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैंसिल कर दिया कि भाई महिलाओं को जो है, मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता प्राप्त नहीं होगा। चलिए जी आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। इसका मुस्लिम महिलाओं की जमात, अनेक महिला संगठनों और अधिकांश बुद्धिजीवियों ने विरोध किया। भाजपा ने कांग्रेस की आलोचना की तथा इसे अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई अनावश्यक सुविधा बताया। यानी कुल मिलाकर जो है, यहाँ पर बीजेपी ने भी मुस्लिम महिलाओं का सपोर्ट किया, उनके समर्थन में आए और कांग्रेस का विरोध किया। यानी कुल मिलाकर धर्म के नाम पर राजनीति शुरू हो गई। तो वो था आपका साहबानों केस। अब बात करेंगे अयोध्या विवाद की। अयोध्या विवाद की अगर हम बात करें, अच्छा कभी आपसे पूछ रहे कि भाई साहबानों केस किससे संबंधित था, तो गुजारा भत्ता यानी कि भरण पोषण, यानी कि तलाक के बाद महिलाओं को जो गुजारा भत्ता दिया जाता है, तो उससे संबंधित था ये आपका केस, साहबानों केस जो था। ठीक है, चलिए जी, तो इसको आपको याद रखना है, गुजारा भत्ता से संबंधित था और सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन सरकार ने बाद में इसको बदल दिया था, इस केस को। अब देखेंगे अयोध्या विवाद। फैजाबाद जिला न्यायालय के आदेशानुसार फरवरी 1986 को विवादास्पद बाबरी मस्जिद के क्षेत्र को हिंदुओं के लिए खोल दिया गया। तो फैजाबाद का जो जिला कोर्ट था, उसने हिंदुओं के पक्ष में जो है फैसला देते हुए वहां पर क्या कहा, बाबरी मस्जिद में जो ताला लगा हुआ था आपका 1950 के आसपास से, तो उसका ताला खोल दिया और कहा भाई आप लोग वहां पर पूजा पाठ भी कर सकते हैं, ताकि हिंदू वहां पूजा पाठ कर सकें या पूजा कर सकें। किंतु ताला खोलते ही हिंदू मुस्लिम दोनों ने अपने अपने संगठनों को एकजुट करना आरंभ कर दिया, जिससे हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला, यानी कि जो है एक दूसरे के खिलाफ होते चले गए। यह स्थल दोनों हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लिए पवित्र है। बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बांकी के द्वारा 16वीं शताब्दी में करवाया गया था। कुछ हिंदुओं का मानना है कि यह भगवान राम की जन्मभूमि है और इस भूमि पर बने मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, ऐसा हिंदुओं का मानना था। यही मुख्य विवाद रहा। 1940 के दशक में इस विवाद में ताला, इस मस्जिद में ताला लगा दिया गया था। तो कब लगाया गया था? 1940 में भाई, 1940 के दशक में, यानी कि कुल मिलाकर जो है 1949 के आसपास, 1947-48 के आसपास जो है इस मस्जिद में ताला लगा दिया गया था कि भाई ना तो इसमें हिंदू जाएंगे और ना ही मुस्लिम जाएंगे, बंद कर दिया गया। लेकिन क्या करा बाद में, जो फैजाबाद का जिला न्यायालय था, सत्र न्यायालय था, उसने इस ताले को खुलवा दिया। कब? 1986 में। तो यहाँ पर क्या करा, हिंदुओं ने पूजा पाठ करनी शुरू कर दी और मुस्लिम भी नमाज पढ़ने के लिए जाने लगे। तो क्या हुआ कि आपस में विवाद शुरू हो गया। क्योंकि यह विवाद न्यायालय के सुपुर्द था उस समय, तो इसलिए इस पर ताला लगा दिया गया था। इस मस्जिद के ताला खुलते ही भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों ने कार्यक्रम शुरू कर दिया, अपने कार्यक्रम चलाए तथा गुजरात स्थित सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली गई। तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली गई। इसके बाद विंध्याचल और उसके बाद की घटना के बारे में बात करेंगे कि कब इसकी मस्जिद को गिराया गया। राम मंदिर के निर्माण के समर्थन करने वाले संगठनों ने दिसंबर 1992 में कार सेवा का आयोजन किया। कार सेवक इनको कहा जाता था, कार सेवक इनको कहा जाता था। तो एक कार सेवक योजना का इन्होंने या रैली का आयोजन किया। इसके अंतर्गत राम भक्तों से कहा गया कि वे इस मंदिर के निर्माण में श्रमदान करें, यानी कि आपको जो है मंदिर का निर्माण कार्य करना है अयोध्या चलकर। यह विवाद संपूर्ण देश में फैल गया, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि वह विवादित स्थल की सुरक्षा की व्यवस्था करे, यानी कि फोर्स लगा दी गई बाबरी मस्जिद के चारों ओर।
या आसपास। विभिन्न प्रांतों से आए भक्तों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इस घटना के परिणाम स्वरूप देश के कई हिस्सों में हिंदू मुस्लिम हिंसा घटित हुई, यानी कि दंगे हुए और बड़ी मात्रा में लोग मारे गए। तो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। जनवरी 1993 में मुंबई में पुनः सांप्रदायिक हिंसा भड़की, जो 2 सप्ताह तक जारी रही। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के धर्मनिरपेक्षता के ढांचे पर प्रहार के रूप में स्पष्ट किया। वे धर्म के नाम पर लोग जो है लड़ रहे हैं। अयोध्या विवाद में हुए परिवर्तन की बात करेंगे अब। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को केंद्र द्वारा बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि 1992 में जो सरकार थी उत्तर प्रदेश में, वो थी भाजपा की सरकार, और वो आई थी आपकी मंदिर के नाम पर ही, हिंदुत्व के नाम पर ये सरकार आई थी। और हमेशा जो है ये सरकार जब भी आती है आपका अगर बात करें 1998 में तो हिंदुत्व के नाम पर आई। इसके बाद अगर बात करें 2014 में, क्योंकि 2013 में उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, उसके बाद बीजेपी सरकार आई। तो ज़्यादातर जो है ये सरकार जो रहती है आपका हिंदू मुस्लिम दंगों, यानी कि हिंदुत्व के नाम पर ही, धर्म के नाम पर ही राजनीति करती है और धर्म के नाम पर ही सत्ता में आती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो बीजेपी जो है इस मुद्दे से हटकर, हिंदुत्व के मुद्दे से हटकर या धर्म के मुद्दे से हटकर थोड़ा बात करें रोजगार की और विकास के नाम पर भी अब चुनाव इसने लड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि धर्म के मुद्दे अब थोड़े जो है फीके पड़ गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में इस समय अगर बात करें सरकार की, तो बीजेपी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी। लेकिन केंद्र सरकार में, केंद्र में कांग्रेस थी, तो उसने क्या करा, इसको बर्खास्त कर दिया और भाजपा शासित राज्यों में भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो जहां जहां पर बीजेपी की सरकार थी वहीं वहीं पर क्या करा गया, आपका राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। राष्ट्रपति शासन की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 356 के अनुसार लगता है राज्यपाल की सिफारिश पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अदालत के अपमान का मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि उन्होंने अपने शपथ पत्र में इस विवादित ढांचे की रक्षा का दायित्व लिया था, लेकिन वे इसका दायित्व नहीं कर पाए। कल्याण सिंह इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे बीजेपी की ओर से। सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री को प्रतीकात्मक रूप से दंडित किया। भाजपा ने आधिकारिक तौर पर अयोध्या की घटना पर दुख प्रकट किया। तो बीजेपी के द्वारा जो है बाद में क्या करा गया कि जो अयोध्या में जो हुआ था, जो घटना घटित हुई, दंगे हुए और बाबरी मस्जिद को जो गिराया गया, तो उसके बारे में उन्होंने दुख प्रकट किया कि भाई हमें दुख है कि बाबरी मस्जिद गिरा दी गई जनता के द्वारा। मस्जिद को लेकर हुए विध्वंस के कारण स्थितियों की जांच करने हेतु केंद्र सरकार ने जांच आयोग की नियुक्ति की। भाई किसने जो है इस इस मस्जिद को नष्ट किया है या गिराया है। अधिकतर राजनीतिक दलों ने मस्जिद के विध्वंस को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के विरुद्ध बताकर इसकी आलोचना की। तो इस तरह से बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। नई आर्थिक नीति की बात करें तो उदारीकरण का दौर चला 1991 में, और 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। और इस समय अगर वित्त मंत्री की बात करें तो वित्त मंत्री बनाए गए थे भाई मनमोहन सिंह को। 2024 में इनका देहांत हो चुका है। भारत के 2 बार प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 1991 में आपका नई आर्थिक नीति को जो अपनाया वो मनमोहन सिंह के द्वारा अपनाया गया था, वित्त मंत्री यही थे। इसे संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है। भारत समाजवादी अर्थव्यवस्था से हटकर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ा, यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करें तो समाजवाद की अर्थव्यवस्था को छोड़कर पूंजीवाद की ओर भारत ने रुख किया था। इस समय पूंजीवाद की ओर भारत ने रुख किया और उदारीकरण को अपनाया, यानी कि अपने द्वार खोल दिए गए थे। जो लाइसेंस राज था वो पूरी दुनिया के लिए खोल दिया हुआ, पूरी दुनिया की कंपनी भारत में आओ और यहाँ पर आकर जो है अपनी फैक्ट्रियां लगाओ, कंपनियां लगाओ, ताकि भारत का विकास हो। भारत में पैसा लेकर वे लोग आए थे फिर बाद में। यद्यपि विभिन्न पार्टियों ने इसका विरोध किया, लेकिन बाद में बनी हर सरकार, चाहे वह किसी भी विचारधारा की रही हो, उसने इस नई आर्थिक नीति को जारी रखा। अब तक भी इस नीति को जारी रखा गया है, किसी ने भी इस नीति को समाप्त नहीं किया। शुरुआत किसी ने की थी, तो कांग्रेस सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए जी, विस्तार से देख लेते हैं भाई। नई आर्थिक सुधार। इस दौर में विभिन्न सरकारों ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई थी वे बुनियादी रूप से बदल चुकी थी। इसे ढांचागत समायोजन कार्यक्रम या नए आर्थिक सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत राजीव गांधी की सरकार में हुई पहले तो, और वर्ष 1991 तक ये बदलाव बड़े स्तर पर दिखाई देने लगे। इन आर्थिक सुधारों ने अर्थव्यवस्था के स्वरूप में भी परिवर्तन किया था, जिसके कारण इन नीतियों की विभिन्न सामाजिक संगठनों और आंदोलनों द्वारा बड़े स्तर पर आलोचना की गई। उस समय इस अवधि में बनी सभी सरकारों ने नई आर्थिक नीति को अपनाया, लेकिन बाद में जो भी सरकार आई उन सब ने इस नीति को अपनाया था।
नई आर्थिक नीति को। तो 91 में इसकी शुरुआत हुई थी भाई, याद रखना है। बात करेंगे गठबंधन युग की, तो गठबंधन युग जो शुरू हुआ वो 1989 के जो है 1989 से ही शुरू हुआ था। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। गठबंधन राजनीति किसे कहते हैं? वह व्यवस्था जहां कई दल न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर सरकार चलाते हैं। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जब कुछ दल आपस में मिलकर सरकार का गठन करते हैं, बहुमत प्राप्त करते हैं, तो उसी को गठबंधन के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी आप इसमें लिख सकते हैं। 1989 के बाद किसी भी एक पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। इसने गठबंधन की राजनीति को मजबूत और आवश्यकता को जन्म दिया। क्षेत्रीय दलों की भूमिका इस समय ज्यादा बढ़ गई। क्षेत्रीय दलों की भूमिका किंग मेकर के रूप में बन गई है। केंद्र सरकार बनाने के लिए राष्ट्रीय दलों को इनका सहयोग लेना आवश्यक था। यानी कुछ जो बड़े दल थे, जैसे मान लो कांग्रेस था, बीजेपी थी, तो इन्होंने जब भी सरकार बनाई तो क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर ही सरकार का गठन किया गया। चलिए जी, विस्तार से देखेंगे गठबंधन की राजनीति। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय मोर्चा और संयुक्त मोर्चा की। राष्ट्रीय मोर्चा और संयुक्त मोर्चा के द्वारा सबसे पहले गठबंधन की सरकार बनाई गई। 1990 के दशक में कुछ शक्तिशाली दलों और आंदोलनों का उदय हुआ। इन दलों व आंदोलनों ने दलितों और पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी वर्ग या जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व किया। इन दलों ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को आगे बढ़ाया तथा इन्हें गठबंधन की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन लोगों ने या इन दलों ने 1989 में कांग्रेस की हार के बाद जनता दल तथा अन्य क्षेत्रीय दलों ने एक राष्ट्रीय मोर्चा नामक गठबंधन बनाया, जिसका नाम रखा गया क्या? राष्ट्रीय मोर्चा, जिसे भाजपा और वाम मोर्चा का समर्थन प्राप्त था। इस सरकार में इन दोनों दलों का बाहर से समर्थन था। कौन कौन सी का? वाम मोर्चा और बीजेपी ने बाहर से समर्थन किया और कुल मिलाकर राष्ट्रीय मोर्चा के द्वारा सरकार बनाई गई थी, जिसमें सबसे बड़ा दल जनता दल था। ये सरकार में शामिल नहीं हुए, यानी कि कुल मिलाकर इनका मंत्री नहीं बना, लेकिन बाहर से इन लोगों ने सपोर्ट किया, जिस कारण जो है 2 साल बाद इन्होंने फिर अपना समर्थन वापस ले लिया। इस समय आपके चंद्रशेखर भी प्रधानमंत्री बने थे और वीपी सिंह भी इस समय प्रधानमंत्री बने। 1991 से 1996 में भाजपा ने अपनी स्थिति मजबूत बनाई, क्योंकि इस समय ही आपका जो है बाबरी मस्जिद का मुद्दा ज्यादा उठा, धर्म के नाम पर जो है इनको ज्यादा वोट मिलने लगी, तो इनकी स्थिति थोड़ी मजबूत हुई। वर्ष 1996 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी बनकर आई। इस दौरान भाजपा को सरकार बनाने का अवसर मिला, किंतु अधिकांश दलों के सहमत न होने के कारण सरकार नहीं बन सकी। इस समय मात्र 13 दिन के लिए आपके जो है बीजेपी के द्वारा यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन वे बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। एक सीट उनकी कम रह गई थी, एक मेंबर की कमी थी, जिस कारण उनकी सरकार गिर गई थी 1996 में। तो 1996 में बीजेपी ने सरकार बनाई थी 13 दिन के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन 13 दिन में ही वो सरकार गिर गई थी। इसके पश्चात भाजपा एक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे राजग के नाम से भी जाना जाता है या एनडीए कहा जाता है, के रूप में सत्ता में आई और मई 1998 से जून 1999 तक सत्ता में रही, यानी कि 13 महीने यहां पर इन लोगों ने किए थे। इसके बाद अक्टूबर 1999 में इस गठबंधन ने पुनः सत्ता प्राप्त की। इन दोनों सरकारों में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। वर्ष 1999 के आम चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे एनडीए कहा गया, ने बहुमत हासिल कर अपना संपूर्ण कार्यकाल पूरा किया, यानी कि पूरा कार्यकाल करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे भाई। वर्ष 1996 में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। यह मोर्चा राष्ट्रीय मोर्चा के ही समान था, यानी कि 1989 में भी राष्ट्रीय मोर्चा के द्वारा बनाई गई थी और 1996 में भी जब अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 दिन का कार्यकाल किया, तो उसके बाद जो सरकार बनी वो संयुक्त मोर्चा की ही बनी थी, क्योंकि इसमें जनता दल और अनेक क्षेत्रीय दल शामिल थे, तो इसको राष्ट्रीय मोर्चा कहा गया। इसे कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था, किंतु भाजपा का समर्थन इसको प्राप्त नहीं था, क्योंकि इस समय बीजेपी सबसे बड़ा दल बनकर आई थी, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई, क्योंकि कांग्रेस ने आपका जनता दल को सपोर्ट कर दिया। इसके बाद कांग्रेस तथा वाम मोर्चा दोनों भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए साथ आए। कांग्रेस और वाम मोर्चा दोनों ने मिलकर क्या करा? बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया, किंतु ज्यादा सफल नहीं हो पाए। इस प्रकार वर्ष 1989 के बाद गठबंधन की राजनीति की लंबी अवधि की शुरुआत
देखने को हमको मिलती है। राजनीतिक बदलाव के दौर में 11 ऐसी सरकारें बनी जो गठबंधन और बाहरी समर्थन पर आधारित अल्पमत सरकारें थी, यानी कि बीच में ही वे सरकारें गिरा दी गई थी। जैसे 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनी और 1996 से 1997 में भी संयुक्त मोर्चा सरकार बनाई गई। 1998 से 99 में एनडीए ने सरकार बनाई। 2004 से 2009 तक जो है आपका सप्रंग, जिसको आपका क्या कहते हैं, यूपीए कहा जाता है, जिसको, उसकी सरकार बनी। हालांकि इस प्रवृत्ति में वर्ष 2014 में बदलाव देखने को आया, क्योंकि 2014 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन फिर भी उसने अपने गठबंधन को साथ लेकर चलते रहे हुए। इस राजनीति के दौर में भारतीय समाज में भी बदलाव आया, जिसने गठबंधन की राजनीति को बढ़ावा दिया। यानी कि इस समय क्या हुआ, लोगों ने भी गठबंधन की राजनीति को ज्यादा बढ़ावा दिया है। समरी के रूप में देख लेते हैं इसको। गठबंधन का सफर कैसे देखने को मिलता है, अस्थिरता से स्थिरता की ओर कैसे ये गठबंधन बढ़ा है। तो शुरुआत कब हुई इसकी, 1989 में, और 1999 तक उथल पुथल इसमें होता रहा, यानी कोई भी सरकार पूरे 5 साल नहीं कर पाई। इसके अलावा सबसे पहले अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय मोर्चा के द्वारा सरकार बनाई गई, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, फिर आपकी चंद्रशेखर भी रहे इसमें प्रधानमंत्री। उसके बाद फिर दोबारा से राष्ट्रीय यानी कि संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। उसमें क्या हुआ, देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने और उसके बाद गुजराल प्रधानमंत्री बने। लेकिन इस बीच में अगर हम बात करें तो इस बीच में जो प्रधानमंत्री रहे वो पीवी नरसिम्हा राव रहे थे कांग्रेस की ओर से। इसके अलावा स्थायित्व कब आया, इसमें स्थापना कब, मतलब जो है ये स्थायी रूप से कब हुआ, तो 1989 से 1998 से 2014 तक ये स्थायी रहा, यानी कि सरकार पूरे 55 साल चली। राजग, यानी कि सबसे पहले एनडीए ने 2 कार्यकाल किए इसमें, जिसको एनडीए 1 और एनडीए 2 के नाम से जाना जाता है। 1998 से 99 तक रहा एक, तो बीच में सरकार गिर गई और अटल बिहारी वाजपेयी इस समय प्रधानमंत्री थे। फिर 1999 से लेकर और 2004 तक सरकार की, यानी कि पहला सफल गठबंधन जिसने पूरा कार्यकाल किया था तो वो अटल बिहारी वाजपेयी के काल में हुआ था। उसके बाद अगर बात करें यूपीए की, तो इसने भी 2 कार्यकाल किए अपने। कांग्रेस के नेतृत्व में इस समय प्रधानमंत्री की बात करें तो मनमोहन सिंह थे। 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक इन्होंने शासन किया है। और उसके बाद से आप देख ही रहे हैं कि बीजेपी आई है। तो एनडीए 1 और एनडीए 2 की बात कर लेते हैं सबसे पहले। वर्ष 1996 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुछ दलों को साथ लेकर एक गठबंधन बनाया गया, जिसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के नाम से जाना जाता है। आज भी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से इसको जाना जाता है और इसे राजग भी कहा जाता है हिंदी में। इस गठबंधन के साथ वर्ष 1998 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और मई 1998 से जून 1999 तक इसने शासन किया, जिसे एनडीए फर्स्ट के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद आपके 1999 में फिर चुनाव हुए। इसके पश्चात अक्टूबर 1999 में दोबारा चुनाव हुए और दोबारा से बीजेपी सत्ता में आई, जिसने वर्ष 2004 तक पूरी निर्धारित अवधि तक शासन किया, जिसे एनडीए 2 के रूप में जाना जाता है। इन दोनों ही शासनकाल में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद की अगर बात करें तो 2004 में नरेंद्र मोदी के रूप में एनडीए सरकार सत्ता में आई थी। लेकिन उसके बीच में आपकी यूपीए सरकार आई, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड लोकसभा चुनाव 2004 और 2009 में, यानी कि कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनकर आया था। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में वर्ष 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का गठन हुआ। इस गठबंधन की वर्ष 2004 में सरकार बनी, जिसे यूपीए फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। इस सरकार को वाम मोर्चा का भी समर्थन प्राप्त था। कई दलों से मिलकर यह सरकार बनाई गई थी, जिसमें मनमोहन सिंह को भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इस चुनाव में कांग्रेस का पुनरुत्थान हुआ, यानी दोबारा से वापसी हुई और 1991 के बाद इस वर्ष कांग्रेस की सीटों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली थी। इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने और अपना निर्धारित कार्यकाल यानी कि पूरे 5 साल इन्होंने किए थे। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और यूपीए गठबंधन के बीच मिले मतों में बहुत कम अंतर था। इसके बाद पहले से चली आ रही एक दलीय प्रणाली के चुनाव में काफी बदलाव आया तथा छोटे छोटे दलों का इस समय महत्व बढ़ गया और उन्हें सरकार में शामिल करना पड़ा। वर्ष 2009 में यूपीए 2 की सरकार बनी। इस वर्ष के चुनाव में यूपीए गठबंधन को 262 सीटें प्राप्त हुई, जिसमें कांग्रेस की 206 सीटें थी। तो कुल मिलाकर अगर 1991 के बाद देखा जाए तो 2009 में जाकर फिर कांग्रेस एक बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई।
मनमोहन सिंह दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद यह पहले प्रधानमंत्री थे जो पहला कार्यकाल पूरा करके दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी भी आपकी देखो कई बार प्रधानमंत्री रही हैं, लेकिन बीच बीच में गैप लिया है उन्होंने, बीच में कोई और प्रधानमंत्री बना फिर बनी, लगातार नहीं बनी, मतलब 2 बार, लगातार 2 बार जो प्रधानमंत्री बने अब तक, जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह के बाद अगर बात करें तो लगातार तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने हैं वे बने हैं आपके नरेंद्र मोदी भाई। सरकार ने रोजगार के अवसर को बढ़ाना तथा सामाजिक समानता को लाना अपना मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया 2009 में, लेकिन ऐसा कर नहीं पाई, जिस कारण फिर हार गई। इस यूपीए सेकंड की सरकार ने महिलाओं को केंद्र तथा राज्य सरकारों के उच्च पदों पर बैठाना शुरू किया। विशेषकर अधिक आबादी वाले राज्य तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के मुद्दे इन्होंने जो है विशेषकर रूप से उठाए। इस सरकार ने कृषि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया या करने का प्रयास किया। कृषि में निवेश बढ़ाने, ऋण को सुलभ करने और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार करने, गुणवत्ता में सुधार और विशेष रूप से बल दिया। यानी कि कुल मिलाकर किसानों का ऋण भी इस समय यूपीए सरकार के द्वारा माफ किया गया था। इस प्रकार 1990 के दशक के बाद से देश की राजनीति प्रक्रिया में काफी बदलाव आ गया था। इसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार की उभरती पार्टियों को देखा जा सकता है। वे कौन कौन सी 4 पार्टियां थी उनके बारे में देख लेंगे भाई। कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल दल थे कुछ, तो जो कांग्रेस के साथ में दल में शामिल हुए। दूसरे ऐसे थे जो भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल थे। तो एक तो कांग्रेस हो गया बड़ा दल, दूसरा बीजेपी हो गया था इस समय, और तीसरा था आपका वाम मोर्चा दल। इसके साथ भी कई दल मिले हुए थे। और अगर बात करें इसके बाद चौथे नंबर पर कुछ ऐसे दल जो इन तीनों में से तीनों के साथ ही शामिल नहीं होना चाहते थे। कुछ ऐसे भी दल थे जो इन तीनों के साथ में नहीं मिले, अपने आप को अलग रखा, जैसे कि दक्षिण भारत के कुछ राजनीतिक दल थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि अब चुनाव बहुकोणीय हो गया। यह राजनीतिक विचारधाराओं में बदलाव से भी हो रहा था, क्योंकि लोगों की विचारधारा बदल रही थी, राजनीतिक दल बदल रहे थे। ठीक है जी। तो अब बात करेंगे वर्तमान दौर और विकास तथा सुशासन की। तो ये हमने बात की अब तक जो है, जो राजनीतिक दलों में जो बदलाव देखने को मिले हैं 1990 से लेकर, अगर हम बात करें 1990 से और 2025-26 तक कि जो बदलाव देखने को मिले, उन सब के बारे में बात की। अब जो है विकास और सुशासन के बारे में बात कर लेते हैं, जो एनडीए का आपका थर्ड और फोर्थ जो पार्ट रहा है उसको लेकर है। 2014 से 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। तो 1990 के बाद पहली बार कोई ऐसा दल आया जिसने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, और वो थी भाई कौन सी? बीजेपी पार्टी। 1990 क्या, 1984 में पहले जो है राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ 400 प्लस। लेकिन उसके बाद से लेकर 2014 में एक लंबे समय के बाद पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। तो कितने साल कह सकते हैं, देखो वहां पर अगर बात करें 16 साल तो वे हो गए और 14 साल ये हो गए, यानी कि 30 साल बाद किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। ठीक है, 1984 के बाद पहली बार जो है बीजेपी को या भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला भाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। गठबंधन का नया रूप। पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भाजपा ने गठबंधन को साथ रखा, यानी कि उनको तोड़ा नहीं, क्योंकि उनको पता था कि आगे तुम्हारी भी हालत खराब होने वाली है, जैसा कि 2024 में हुआ था। 2024 में क्या हुआ कि बीजेपी के पास में केवल अगर हम बात करें तो 240 सीटें जीतकर आई थी बीजेपी, यानी कि लगातार बीजेपी का दायरा घट रहा है। और 2029 में देखते हैं कि क्या हालत होती है बीजेपी की, तो 2029 में देखेंगे उसके बारे में। तो अभी तक फिलहाल अगर बात करें तो बीजेपी की सरकार यानी एनडीए की सरकार है, तो एनडीए को इन्होंने अपने साथ बनाए रखा। इसे एक दल की प्रधानता वाली गठबंधन व्यवस्था कहा जा सकता है, यानी कि कुल मिलाकर गठबंधन की सरकार ही बनी, लेकिन बीजेपी का इसमें बहुमत था पूरा। इसके बाद राजनीति का केंद्र अब जाति धर्म से हटकर विकास और सुशासन बन गया। मैंने कहा ना कि पहले ये लोग क्या करते थे, बीजेपी धर्म और जाति के नाम पर चुनाव लड़ी, लेकिन अब अगर हम बात करें 2019 के बाद की, 2019 के बाद इन लोगों ने क्या करा, विकास के नाम पर ये जो है वोट मांगने लगे। विकास के नाम पर अब इन लोगों ने और सुशासन के नाम पर वोट मांगनी शुरू की है, की ओर मुड़ने का दावा करती है। योजना आयोग को समाप्त करके क्या बना दिया, नीति आयोग बना दिया गया। तो एक इसमें बड़ा बदलाव जो देखने को मिलता है वो योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया था। इनके बारे में विस्तार से बात करते हैं, एनडीए थर्ड और फोर्थ के बारे में। देश में वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। इसे एनडीए थर्ड की सरकार के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय राजनीति में लगभग 30 वर्षों बाद केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। यह राजग यानी कि एनडीए गठबंधन के पहले बने गठबंधन की सरकार से भिन्न था, क्योंकि पहले गठबंधन एक राष्ट्रीय दल के नेतृत्व में होते थे।
एक राष्ट्रीय दल के नेतृत्व में होती थी, लेकिन अब जाकर क्या हुआ कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत प्राप्त था, लेकिन फिर भी उसने अपने गठबंधन को बनाए रखा। वहीं राजग गठबंधन न केवल एक राष्ट्रीय दल अर्थात भाजपा के मार्गदर्शन में कार्य करता था, किंतु यह लोकसभा में एक पूर्ण बहुमत प्राप्त दल के प्रभुत्व के रूप में भी शामिल रहा। इस समय इसे एक अतिरिक्त बहुमत गठबंधन भी कहा जा सकता है या कहा गया है। इस अर्थ में गठबंधन की राजनीति की प्रकृति में एक बड़े परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। इसके साथ ही एक दलीय नेतृत्व या नेतृत्वशील गठबंधन के स्थान पर एक दलीय प्रभुत्वशील गठबंधन के रूप में इसको देखा गया। कब से? 2004 से 2019, फिर 2019 से 2024 तक। स्वतंत्रता के पश्चात 17वीं लोकसभा के चुनाव में वर्ष 2019 में हुए। इसमें भी भाजपा के नेतृत्व में राजग यानी कि 543 में से 350 से अधिक स्थानों पर विजय प्राप्त करके बहुमत में आई, यानी सत्ता प्राप्त की इन लोगों ने। स्वयं भाजपा को इस चुनाव में 303 सीटें प्राप्त हुई थी, यानी कुल मिलाकर पूर्ण बहुमत प्राप्त था। इस प्रकार बहुमत वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद किसी दल को प्राप्त बहुमत की तुलना में सबसे अधिक था। 303 सीटें यहां पर इनको प्राप्त हुई थी 2019 में। 2014 से भी ज्यादा सीटें यहां पर इनको प्राप्त हुई थी। वर्ष 2019 में भाजपा को मिली इस सफलता के आधार पर समाज विज्ञानियों ने समकालीन दलीय व्यवस्था को बीजेपी व्यवस्था के रूप में देखना शुरू कर दिया। क्या भाई, अब जो है बीजेपी का दौर शुरू हो चुका है। इससे भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति में कांग्रेस व्यवस्था के समान ही एक दलीय प्रभुत्व का युग भी नए रूप में देखने को मिलता है या शुरू हुआ। तो कुल मिलाकर अब अगर देखा जाए 2014 से, तो एक दलीय व्यवस्था भारत में फिर से बनती जा रही है, यानी कि बीजेपी जो है स्ट्रांग होती गई। लेकिन 2024 के चुनाव में इनको जो है फिर से कम सीटें प्राप्त हुई, यानी कि पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो पाया, तो फिर से गठबंधन की सरकार का गठन करना पड़ा। अब बात करें विकास व सुशासन के मुद्दों की। वर्ष 2014 के बाद भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, जिसमें जाति और पंथ आधारित राजनीति का विकास व सुशासन उन्मुख राजनीति में बदलाव देखने को मिलता है। पहले धर्म के नाम पर वोट मांगते थे, जाति के नाम पर वोट मांगते थे, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी ने विकास और सुशासन के नाम पर वोट मांगी। राजग सरकार ने अपने लक्ष्य सबका साथ सबका विकास को प्राप्त करने के लिए विकास और सुशासन को जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। कौन कौन सी योजनाएं शुरू की थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान और जन धन योजना। ये तीन बड़ी योजनाएं ऐसी थी जो इस सरकार के द्वारा शुरू की गई। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और किसान फसल बीमा योजना, जो किसानों को सम्मान निधि के पैसे मिलते हैं, एक साल में 6,000 रुपए, एक किस्त में 2,000 रुपए आते हैं, तो ये योजना रही। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आयुष्मान भारत योजना इस सरकार के द्वारा शुरू की गई, जो सबसे बड़ी योजनाएं मानी जाती हैं। तो कौन कौन सी याद रखना है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसमें आपके सिलेंडर दिए गए थे लोगों को, गैस के सिलेंडर। स्वच्छ भारत योजना या स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। इसके अलावा जनधन योजना, सबके खाते खुलवाए गए। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति, बिजली दी गई सबको, प्रत्येक गांव में पहुंचाई गई। और किसान फसल बीमा योजना, यानी कि किसानों को जो है उनकी फसलों का बीमा शुरू हुआ। इसके अलावा सम्मान निधि भी मिलनी शुरू हुई थी इसी समय। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई। आयुष्मान भारत, यानी कि जो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होता है, वो योजना भी इसी सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं को केंद्र सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभकारी बनाकर लोगों के दरवाजे तक प्रशासन को पहुंचाना रहा है। देश के विभिन्न राज्यों के मतदाता जातियों, वर्गों, समुदायों, लिंग तथा क्षेत्रों से ऊपर उठकर विकास और सुशासन के विषयों को केंद्र सरकार के सामने लाने में सफल हुए हैं। तो फिलहाल अगर बात करें तो सुशासन और विकास के नाम पर राजनीति की जा रही है। अब बात करेंगे एक नई सहमति का उदय। भारतीय दलों में 4 मुद्दों पर पूर्ण सहमति बनती है। फिलहाल वर्तमान में अगर देखा जाए तो 4 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर किसी को भी कोई विवाद नहीं है, यानी कि सब समर्थन, सभी दल इनका समर्थन करते हैं। नई आर्थिक नीति, तो नई आर्थिक नीति का सभी ने समर्थन किया। बाद में शुरुआत में विरोध किया गया था, लेकिन बाद में समर्थन किया। तो अब कोई भी दल उदारीकरण के खिलाफ नहीं है, सब उदारीकरण का समर्थन करते हैं। पिछड़े वर्गों का उत्थान, पिछड़े वर्गों का शुरुआत में विरोध किया, लेकिन आज अगर बात करें फिलहाल वर्तमान में, तो सभी जो है आरक्षण के और सामाजिक न्याय का भी समर्थन करते हैं। तो आरक्षण का
सभी दल समर्थन करते हैं। इसके बाद बात करें क्षेत्रीय दलों की भूमिका की बात करें तो राज्य स्तरीय दलों की महत्ता को राष्ट्रीय दलों ने स्वीकार कर लिया है, यानी कि उनके बिना सरकार का गठन नहीं किया जा सकता। बिना क्षेत्रीय दलों के कोई भी सरकार केंद्र में भी स्थापित नहीं हो सकती। और चौथा है विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि, यानी कि पहले जो है आपका गठबंधन में विचारधारा से ज्यादा सत्ता की साझेदारी और व्यवहारिक महत्वपूर्ण हो गया है, यानी कुल मिलाकर एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार बनाने का दौर सबसे ज्यादा प्रखर या मजबूत आज के टाइम में देखने को मिलता है। ठीक है भाई, अब निष्कर्ष देख लेते हैं एक बार और फिर इस चैप्टर का अंत करते हैं। तो निष्कर्ष भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता, यानी कि भारतीय लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत देखने को कब मिली, तो 1950 से, यानी कि जिस दिन संविधान लागू कर दिया गया तभी से लोकतंत्र लागू रहा भारत में और अब तक लोकतंत्र ही बना हुआ है। जबकि आसपास के देशों में आप देखोगे तो कई बार जो है लोकतंत्र राजतंत्र में परिवर्तित हुआ, जैसे कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में, ठीक है, अफगानिस्तान में। ठीक है, तो सभी देशों में क्या हो रहा है कि लोकतंत्र, और चीन में भी देख सकते हैं आप, एक ही दलीय है, वहां भी एक ही दल है। तो कुल मिलाकर आपका लोकतंत्र खतरे में है सब जगह, लेकिन भारत में स्थापित है और पूरी तरह से मजबूत भी है, इनके परिपक्व है। 1990 के दशक में भारी उथल पुथल का दौर था। इस समय मंडल आयोग, मंदिर मुद्दा और मार्केट, यानी के निवेश, ठीक है, उदारीकरण, इन बदलावों ने भारतीय मतदाता को अधिक जागरूक और मुखर कर दिया। गठबंधन सरकारों ने भारत के संघीय ढांचे को और मजबूत किया, क्योंकि इसमें क्षेत्रीय आवाजों को केंद्र में जगह मिली। जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनको भी केंद्र में शामिल किया गया। आज भारत कांग्रेस प्रणाली से आगे बढ़कर एक ऐसे दौर में है जहां विकास मुख्य राजनीतिक संवाद है और लोकतंत्र की जड़ें पहले से कहीं अधिक गहरी या मजबूत हो चुकी हैं। तो ये आप इसमें निष्कर्ष में लिख सकते हैं। तो पूरा जो चैप्टर था आपका ये हमारा 1990 से लेकर 2026 या 25 तक का, इसमें सारी घटनाएं हमारी शामिल रहेंगी भाई। ठीक है, तो ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 8। चलिए, तो आज हमने जो है 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है सीबीएसई की पॉलिटिकल साइंस, सीबीएसई बोर्ड और अदर बोर्ड के लिए भी, और इसके अलावा जो आपके कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए ये क्लासेस महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज़ादी के बाद का भारत जो रहता है उससे अक्सर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो एनसीईआरटी के ये सारे टॉपिक थे, तो ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। पार्ट 1 में 7 चैप्टर थे, 7 के 7 पूरे कराए, और पार्ट 2 में भी आपके 8 चैप्टर थे, ये मैं आपका कंप्लीट करा चुका हूँ। यानी कुल मिलाकर 15 चैप्टर इसमें थे और 15 के 15 चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास को करें यहीं पे समाप्त। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट गोल्ड के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दिया करो।